हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल स्माइल लर्निंग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है आरंभिक नगर। ये एनसीईआरटी का है और इससे आप अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इनकी सारी दूसरी वीडियोस भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियोस आपको हेल्प करेगी सीटेट में आपको एग्ज़ाम में हिस्ट्री के कैसे बुक्स पढ़नी है और किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हड़प्पा की कहानी। तो मैं आपको सिर्फ जस्ट हाईलाइट जो कर रही हूँ वो लाइंस वो इम्पॉर्टेंट है, आप उसे नोट कर सकते हैं और जहाँ शॉर्ट स्क्रीन कर रख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। और उन्हें सोचा कि ये एक ऐसा खंडर है जहाँ से ये अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ के ले गए और जिससे उन्हें रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। लेकिन बाद में लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाली इसी तरह की सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलें उससे हड़प्पा सभ्यता की ही बताई गई है। और इन शहरों का निर्माण कब हुआ? 4700 साल पहले हुआ था। ये जस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी मैंने रीड कर लिया, आप जस्ट सुनना है और आपको पॉइंट नोट करने हैं। नेक्स्ट है, इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किए गए थे। पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। ये इंपॉर्टेंस लाइन है, यहाँ पर क्वेश्चन बनते हैं। ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को इन्होंने नरकदुर्ग कहा और निचले वाले हिस्से को इन्होंने निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों की बनी थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी कि हजारों साल आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि इसकी दीवारें खूब मजबूत हों। कुछ नगरों के नरकदुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोनोजोदड़ो में एक खास तालाब, ये इंपॉर्टेंट है, मोनोजोदड़ो में एक खास तालाब बना। वहाँ ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि खास तालाब कहाँ मिला। वहाँ ऑप्शन दी गई होगी हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोनोजोदड़ो। तो वहाँ पर आपने कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो हड़प्पा में चैप्टर 3 में पढ़ा। तो अगर किसी ने तो ये बुक में पढ़ा होगा, क्लियर कट लिखा हुआ है, तो इसका आंसर मोनोजोदड़ो ही बनेगा, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा। इस तालाब को बनाने के लिए ईंटें प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था और पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत जो कि चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां भी थी और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था और शायद यहाँ वरिष्ठ नागरिक विशेष अवसरों पर ही स्नान किया करने आते थे। नेक्स्ट जो ये वाला पूरा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कालीबंगा, लोथल जैसे अन्य नगरों में क्या मिले? अग्निकुंड मिले, यज्ञ किया जाता था। हड़प्पा, मोनोजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह मिले। ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप ऊपर देख रहे हैं, ये वाला भी पूरा पैरा ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक बार टिक कर देती हूँ। ये वाला इसमें दिया गया है कि नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंधु प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले। ये क्वेश्चन बनता है कि मिट्टी के लाल बर्तन आपको कहाँ मिले? उस पर काले रंग के चित्र बने हुए थे और पत्थर के बांट, मोहरे, मणके, तांबे उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड भी मिले। तो ये वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नक्शे में से आपको डायरेक्शन समझ आ जाएगी कि मोनोजोदड़ो कहाँ है, सिंधु नदी के पास है, हड़प्पा कहाँ है, कालीबंगा कहाँ है। तो एक बार इसे भी देख लेना।
ये वो महान स्नान घर है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, तो इस पिक्चर में आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अंधकाशा घर में एक अलग स्नान घर होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें से जगह जगह पर मेन होल बन गए थे और जिनके जरिए उनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ किया गया है। और इस पिक्चर में आपको बताया गया है कि हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कैसे की जाती थी। नेक्स्ट नीचे लिखा हुआ है कि नागरिक जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी ही हलचल रहा करती थी, जहां पर ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभावित यहाँ के शासक थे और ये भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर क्या क्या मंगवाते थे। शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। तो ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना, हो सकता है पूछा जाए। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी बने आभूषणों और कीमती चीज़ों को भी अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपक भी रहते थे जो मोहरों लिखते थे। तो लिपक किसे कहते थे? जो मोहरों पर कुछ लिखते थे। शायद इन्हें अन्य चीज़ों पर भी वो लिखते होंगे, बट आज वो चीज़ें जो कि है बच नहीं पाई। इनके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों में किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही लाते थे सुंदर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी के बने कई खिलौने भी मिले और जिनसे बच्चे खेलते होंगे। अगर साइड में देखिए पिक्चर में क्या दिया गया है। पिक्चर में दिया गया है सबसे ऊपर मोनोजोदड़ो की एक सड़क जिसमें बना एक नाला दिखाया गया है और नीचे हड़प्पा की एक मोहर दिखाई गई है, ये वाली, ये हड़प्पा की मोहर है। और इस मोहर के ऊपर चरिर एक खास लिपि कुछ लिखा हुआ है। उपमा द्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे ये पक्की मिट्टी के बने कुछ खिलौने हैं। आगे नेक्स्ट, नगर और नए शिल्प। पुरातत्ववादियों को जो चीज़ें वहाँ मिली उनमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार हमने पहले पढ़ा था कि जितने भी 2 टॉपिक हमने पहले किए हैं वहाँ पर सिर्फ पत्थरों के बारे बात हुई। तांबे की बात यहाँ पर होने जा रही है, कांसे की बात यहाँ पर होने जा रही है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि हड़प्पा के टाइम में आप उनको तांबे और कांसे के औजार मिले। हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने, चांदी और गहने के बर्तन भी बनाए जाते थे। तो ये एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। मोहरें भी यहाँ पर बनी। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में से इनके बाँट और फलक थे। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर पत्थर के बाँट देखो कितने ध्यान से उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चाट पत्थरों से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया था और इनमें से कई काल्पनिक पत्थर थे बनाए गए थे। पत्थरों को काटकर तराशकर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किया गया ताकि धागा डालकर इसे माला बनाई जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में क्या दिया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि हड़प्पा के लोग की सभ्यता में लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। पत्थर की मोहरें कैसी थी? इनकी आयताकार मोहरें थी और जानवरों के चित्र भी उन पर मिले। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाल मिट्टी के बर्तन आपको कहाँ पर मिले? उस पर काले रंग के डिज़ाइन किए गए थे। तो ये क्वेश्चन बनता है और ये पूछा भी गया है। नेक्स्ट,
आप नीचे देख रहे हैं, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो कहाँ पर मिली, मोनोजोदड़ो में। आप एक एक पॉइंट जरूर नोट करते जाइए कि ये मोनोजोदड़ो में क्या मिला, हड़प्पा में क्या मिले, क्योंकि ये वाले टॉपिक में जब भी वो क्वेश्चन पूछता है तो घुमा कर पूछता है, तो वहाँ पर हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि वहाँ पर मोनोजोदड़ो आंसर आएगा या हड़प्पा आ जाएगा। तो टाइम कम होने के कारण कई बार गलत रॉन्ग ऑप्शन में भी टिक लग जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना। ये आपको दिख ही रही होगी पिक्चर। नेक्स्ट है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती की गई। कहाँ पर की गई, मेहरगढ़ में। ये इंपॉर्टेंट है, कपास की खेती कहाँ गई। मोनोजोदड़ो में कपड़े के टुकड़ों के अवशेष एक चांदी के फूलदान में भी मिले। ये वाला पैरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। के ढक्के तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं भी चिपकते हुए मिले। पक्की मिट्टी तथा फ्यान से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं कि उन्होंने कपड़ा बनाना शुरू कर दिया था, क्योंकि कपास की खेती करने लगे, इसीलिए तो उन्होंने फूलदान में एक कपड़े के अवशेष मिले। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि वो कपड़ा बनाना भी सीख चुके थे। इनमें से अधिक अंधकाशा वस्तुओं के निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषण उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास परीक्षण लेता है, मतलब ट्रेनिंग लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरे पर पाचीकरण करना। मूर्ति का चेहरे कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। ये किसी विशेषकर मूर्ति कार्य का मतलब ट्रेनर ही कोई ऐसा बना सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता, तो इसके लिए उन्होंने यहाँ पर क्लियर किया गया है। सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में नहीं शामिल होते थे, केवल महिलाएं ही नहीं, दोनों ने रलकर ही ये काम किए होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि केवल पुरुष ने ही ये चीज़ बनाई होगी। नीचे है फ्यांस। पत्थर और शंख प्राकृतिक रूप तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फैटिक पत्थरों के चूर्ण के गोंद से मिलाकर उनमें से वस्तुएं बनाई जाती थी। इसके बाद उन वस्तुओं को पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी, इन चिकनी परत के रंग नीले या हल्के समुद्री रंग के थे। ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, पूछा जा सकता है। फ्यांस के मन के चूड़ियाँ और छोटे बर्तन जो कि है बनाए जाते थे। नेक्स्ट है कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातु के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किया गया कपास को कच्चा माल कहता है, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा के लोगों को कई चीज़ें मिली, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वह दूर दूर से याद किया करते थे। तो ये वाला इम्पोर्टेंट बनता है, ये वाली लाइंस जो कि इतनी इम्पोर्टेंट बनती है यहाँ से। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान, ये इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है। कुछ भी नहीं छोड़ सकते, एनसीईआरटी की बुक को आपको एक एक लाइन कर कर पढ़ना पड़ेगा कि इस तरह एक एक लाइन से ही वो क्वेश्चन बनाकर घुमाकर पूछते हैं हर साल। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहाँ से करते थे, आज के राजस्थान से करते, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक, बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात और ईरान और अफ़गानिस्तान से किया जाता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन मिलाकर मिलान वाले भी पूछ सकता है, क्रॉस कर कर आपको ABC पाकर ऐसे कर कर भी क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। चीज़ों की एक जगह से दूसरी जगह कैसे लाया जाता था, ऊपर देखा गया है एक खिलौना है और दूसरी तरफ क्या है, एक मोहर है। तो हड़प्पा के लोग यातायात के साधनों का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा। नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वह अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चारवाई की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों के खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग क्या खाते थे, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर गेहूँ और जौ नहीं, दालें और मटर भी आ गए, धान, तिल भी आ गया और सरसों भी उगाते थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट बनता है पॉइंट। ज़मीन की जुताई के लिए हल
एक नई बात थी, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाई। अब यहाँ पर देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट बनता है, वो क्या यूज़ करते थे, हल। पिक्चर में आपको शो हो रहा है, लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल का आकार के खिलौने ही मिले हैं। बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए। पानी को संचय किया, पानी को इकट्ठा करके रखना उन्होंने शुरू कर दिया। ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से जानवर पालते थे? बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंड चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वह बेर जैसे फलों को भी इकट्ठा करते थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। नेक्स्ट है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का एक सक्ष निरीक्षण, मतलब एक ऑब्जर्व किया गया। कहाँ पर? गुजरात में। कच्छ के इलाके में खेतर बेद के किनारे धोलीवाला में एक नगर बसा हुआ था। कहाँ पर? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि धोलीवाला कहाँ है। वहाँ साफ पानी मिलता था, ज़मीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगरों को 2 भागों में बांटा गया। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 भागों में कहाँ पर बांटा गया, तो वहाँ पर ऑप्शन में दिया जाएगा धोलीवाला, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, ऐसे करके। वहीं धोलीवाला नगर को 3 भागों में बांटा गया। बट धोलीवाला नगर को कहाँ पर बांटा गया? हमने हड़प्पा का 2 में देखा था, नर्गदुर्ग और वो वाला ऊपर पड़ा था। अब धोलीवाला नगर को 3 भागों में बांट दिया गया, डिवाइड किया गया। इसके हर हिस्से में चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाएगी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। वहां मिले कुछ अवशेषों से हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों में लकड़ी में जड़ा गया था, और यहाँ एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहरे जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। नेक्स्ट है, गुजरात की खाबत खाड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। खाबत खाड़ी गुजरात में। साबरमती की उपनदी के किनारे कौन सा शहर बसा, नगर बसा? लोथल नगर। जहाँ क्या मिलता था? कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थर, शंख, धातुओं में ये चीज़ें बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था यहाँ पर। इस नगर में एक भंडार गृह भी मिला, और जिसमें कई मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से, जैसे एक गीली मिट्टी पर हम कुछ भी ऐसे करके दबाकर उसे दबा देंगे तो वहाँ पर एक छाप बन जाएगी, तो उसे जो कि है मोहर, इस तरह कहते थे। लोथल का ये एक बंदरगाह है, नीचे एक फ़ोटो दी गई है, जहाँ समुद्र के रास्ते से आने वाली नावें जो कि है यहाँ पर रुकती थी। ये इम्पोर्टेंट बनता है ऊपर वाला, और ये आप पिक्चर में देख सकते हैं लोथल का। नेक्स्ट, यहाँ पर एक इमारत भी मिली, मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पर मिले। नेक्स्ट है, मोहर कैसे, मोहरबंदी या मुर्दाकन या मुर्दा मोहर क्या है? मोहरों का प्रयोग किस लिए उपयोग किया जाता था? सामान के भरे इन डब्बों और थैलों में चित्रित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद कर के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पौंदकर उन पर मोहर लगाई जाती थी, और मोहर की छाप को मोहरबंदी कहा जाता था। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से रखें कि ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ें कैसे यूज़ होता था। सभ्यता का अंत का रहस्य क्या है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चा माल का याद काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई। सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। कुछ पता नहीं, कुछ विद्वान कहने लगे कि नदियाँ सूख गई। अन्य ने कहा, ये क्वेश्चन आ चुका है, घुमाकर पूछा गया है। सबसे पहले कारण इन्होंने ये कहा कि नदियाँ सूख गई,
किसों ने अन्य ने कहा कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों, चार गाँव और घास वाले मैदान समाप्त हो चुके थे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई और लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ ही इलाकों में होगा, सभी जगह नहीं होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो चुका था। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान और सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का जो कि विकास हुआ। नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी पूरे को पैरे को आप छोड़ नहीं सकते। अपने एटलस में किसे ढूंढे? मिस्र को ढूंढे। नील नदी आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र एक अंधकाशा भाग क्या था? रेगिस्तान था। 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्हें बड़े बड़े मकबर बनाए जिसे किया कहा पिरामिड कहा गया। राजाओं को मरने और उनके शवों को इन्हीं पिरामिड में दफनाने और सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को क्या कहा जाता था? मम्मी कहा जाता था। और इनके शवों को साथ क्या और भी चीज़ें दफनाई जाती थी, जैसे पेय, वस्त्र, खदान, गहने, बर्तन, व्यय यंत्र होता है कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला, म्यूज़िक, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवकों और सेविकाओं को भी दफनाया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा देखते हुए मिस्र में सबसे ज़्यादा धन दौलत जो कि खर्च किया गया है। तो ये आप पिक्चर में देख सकते हो। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के रिलेटेड MCQ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।